और अब बात टू द पॉइंट में आज के टॉपिक की। अब जरा सोचिए कि आप रात में अपने घर में आराम से सो रहे हैं और अचानक से आपके घर पर वक्फ बोर्ड पोस्टर लगा दे कि यह जमीन उसकी है, तो फिर आप क्या करेंगे? संसद में संसदीय कार्य मंत्री ने तमिलनाडु के एक मंदिर का जिक्र भी किया था कि 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ ने अपनी संपत्ति बताकर उस पर कब्जा कर लिया है, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। और इन्हीं विवादों और मांगों को लेकर सदन में सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट लेकर आई है, जो कि फिलहाल संसदीय समिति के पास है, जेपीसी के पास है, विचाराधीन है, जिस पर विचार और चर्चा चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एंट्री होती है भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की। मलेशिया में बैठा जाकिर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहा है कि देश के मुसलमानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? आज इसी पर होगी टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। वक्फ बोर्ड, जिसे लेकर विवाद और चर्चाओं का दौर जारी है। कई ऐसे मामले सामने आए जहां वक्फ बोर्ड ने अचानक से सैकड़ों साल पुरानी किसी की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और उस जमीन के असली मालिक को न्याय नहीं मिला। इन्हीं सब विवादों और मांगों को लेकर संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, लेकिन भारी विरोध के बाद अब इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। अभी जेपीसी में इस बिल पर चर्चा ही हो रही है कि एक बयान ने इस मुद्दे को फिर से भड़का दिया। और बयान आया है हजारों किलोमीटर दूर सरहद पार से, जहां से भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी इस मामले पर देश के तमाम नेताओं ने अलग अलग बयानबाजी की है, लेकिन सवाल यह है कि वक्फ मामले में भगोड़े जाकिर की एंट्री के क्या मायने हैं? क्या जाकिर देश के मुसलमानों को भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहा है? सवाल यह भी कि वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? सवाल की एक्ट में संशोधन के पीछे वक्फ की मनमानी क्या बड़ी वजह है? और सवाल यह भी कि क्या संशोधन से वक्फ की संपत्ति छिन जाएगी? करेंगे इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। और चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं साजिया अल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता, दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम के नेता, मोहम्मद फैज खान हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, राशिद शरीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPLB हैदराबाद से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मुफ्ती वजाद कासमी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, गुलाम सरवर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, विनोद बंसल हैं, VHP के प्रवक्ता, और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं। मैं सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं साजिया अल्मी। ये जाकिर नाइक, भगोड़ा जाकिर नाइक, ये हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ये मुसलमानों को कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी? बिल्कुल, देखिए, इतने दूर होने के बावजूद इतना इनका दबदबा या पकड़ है कुछ कमजोर माइंड्स पर, दिमागों पर, कि भगोड़ा होने के बावजूद, क्रिमिनल होने के बावजूद, और उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं यहाँ पे, जो गतिविधियां रही हैं, वो बिल्कुल ही पूरी तरह से उनके चलते जो कार्रवाई उन पर हो रही थी उनको भागना पड़ा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक भड़काने के मकसद से कि किसी तरह से भड़काया जाए और अपना जो उनका जो दबदबा बना हुआ है, दिमागों को जो कैप्चर करते हैं, चाहे वो झूठा हो वो सही, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनें दरअसल गरीब मुसलमान की जमीनें हैं, क्योंकि वक्फ का मतलब ही होता है इंसाफ और औकाफ, और उसके चलते ही गरीबों मुसलमानों का तो फायदा मिल नहीं रहा है, लेकिन एक भू माफिया की तरह ये पूरा बोर्ड्स बन गए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, राजस्थान की मैं बात अगर करूं, करीब 500 से ज्यादा बाकायदा मुस्लिम परिवार हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, तो ज्यादातर लिटिगेंट्स तो मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात करेंगे तो मुसलमानों के हक में ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पिटिशनर्स जो इसमें हैं वो मुसलमान हैं, और वो गरीब मुसलमान हैं। वक्फ बोर्ड जो है एक बहुत अमीर बॉडी है, क्योंकि उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप देखेंगे अमानतुल्लाह को क्यों पकड़ा, क्यों इतने करोड़ों रुपए उसके पास से आए, क्यों उसने इतनी वक्फ की जमीनें उसने बेची? उससे पहले हाजी यूसुफ, माफ कीजिएगा, हाजी मतीन और हारून यूसुफ ने 62 बीघा जमीन दिल्ली में नरेला में एक प्राइवेट बिल्डर को दी। तो ये किस, और वो प्राइवेट बिल्डर ना तो हिंदू था ना मुस्लिम था, जने वो क्या था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो जाहिर सी बात है जो धांधली चल रही है, जिसके चलते गरीब मुसलमान, नहीं मतलब
ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों से उनकी जमीन, उनकी संपत्ति छीन लेगा यह संशोधन, जबकि इस संशोधन में प्रस्ताव ऐसे हैं कि जो छीनने का हक है वक्फ बोर्ड का ना, वो हक दरअसल में छिन जाएगा। हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। हमें अतीक ज्वाइन कर रहे हैं लखनऊ से, और मुंबई से अंकुर त्यागी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंकुर त्यागी, ये बताइए, वक्फ बोर्ड को लेकर तो पूरे देश भर में चर्चा चल रही है और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, महाराष्ट्र में भी है। वहां पर ये इस चर्चा को लेकर, इस नैरेटिव को लेकर वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, खासतौर पर मुसलमान, कि क्या उनसे उनकी संपत्ति छीन रही है? कौन छीन रहा है साहब? बिल्कुल प्रतीश, मैं उन्हीं लोगों से, जो कम्युनिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस पूरे मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करूंगा। वक्फ बोर्ड और इसको लेकर जो आया हुआ कानून है, जिसका विरोध इस वक्त किया जा रहा है, क्या इस वक्त आपके यहाँ बातचीत क्या चल रही है कम्युनिटी के अंदर ही अंदर? और दूसरा, किस तरीके से अगर आप मूवमेंट चला रहे हैं, इसके खिलाफ भी चला रहे हैं, तो मूवमेंट कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, बिल्कुल घर घर में, वो कैसे कर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड के बारे में जो बिल लेकर आ रही है सरकार, वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, और ये बता के कि हम जो है मुसलमानों के भले के लिए जो है ये बिल लेकर आ रहे हैं और हम वक्फ बोर्ड को जो है और ज़्यादा जो है सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इस किस्म का झूठा नैरेटिव चलाकर जो है ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। अब जो लोग वक्फ बोर्ड के बिल को जानते हैं और उसके कंटेंट्स के बारे में मालूमात रखते हैं, वो इस बात को जो है सब लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो ये बिल आ रहा है, इसमें खामियां क्या हैं, इसमें कमज़ोरियां क्या हैं, इसमें जो है ज़्यादती कहाँ हो रही है। तो इन चीज़ों को जो है हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं लोगों तक, पहुँचते कैसे हैं आप लोग? हम लोगों सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा हमारा हथियार है, और हम लोगों ने जो है तमाम पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं आप लोग लोगों के बीच में? पब्लिक मीटिंग्स का सिलसिला उतने बड़े पैमाने पे शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जेपीसी में जो है किस तरह की बातें उभर कर आती हैं और उसका रुख क्या होता है, और अगर वहाँ से जो है कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो फिर आई थिंक आपको सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। सर, महिलाएं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं मुस्लिम समाज में। जो महिलाएं बाहर निकल के नहीं आती हैं, उन तक पहुंचना और वक्फ बोर्ड की बातें समझाना, प्रॉज एंड कॉन्स जो भी आपके दिमाग में हो, कैसे उन तक अप्रोच कर रहे हैं आप? नहीं, अप्रोच के लिए जो हमारी मुस्लिम संस्थाएं हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, खास करके जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, दूसरी, तो उनकी जो लेडीज़ ब्रांचेज हैं, जो उनकी लेडीज शाखा हैं, उनके लोग घरों में जाके अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ट्रेंड करके और लोगों के पास करीब तक पहुंच के। और दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया का, जैसे कभी सरफराज भाई ने बताया, सोशल मीडिया में अभी उन्होंने इतने आसान तरीके से वो सवाल रेडी कर दिया है कि आप अपना मेल खोलिए और आपने खाली एक टिक लगाया और वो डायरेक्ट जेपीसी QR कोड घूम रहा है। यस, घूट रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जेपीसी के जो 2 मेंबर, चूंकि यहीं से, एक साउथ बॉम्बे से है और एक भिवंडी से, तो हमने उनको भी बुलाकर, हमारे लोगों ने अलग अलग जगहों में, हमारी जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, जैसे अंजुमन इस्लाम है महाराष्ट्र में, दूसरी संस्थाएं हैं मुंबई की, हमारी ऑल इंडिया उलमा काउंसिल है, ये सब लोगों ने उनके साथ अपने मेंबर। ठीक है अंकुर त्यागी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार लखनऊ का रुख करता हूं अतीक के पास। अतीक के साथ भी कई सारे लोग हैं। अतीक, जरा ये बताइए, जाकिर नायक का ये बयान, ये जो जहर उगला है जाकिर नायक ने कि मुसलमानों तुम्हारी संपत्ति छीन ली जाएगी, 50 लाख मुसलमानों एकजुट हो जाओ। पूरे देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति अगर कहीं है तो देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में है। मुसलमान वहां पर क्या सोच रहे हैं? जाकिर नायक जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये तो उनकी बातों में नहीं आएंगे, ये क्या सोच रहे हैं? अरे जेपीसी में मामला है, वहां तय होने दीजिए। कह सकते हैं कि जब से वक्फ बोर्ड संशोधन को बिल पास होने की बात कही गई, तब से लगातार मुस्लिम संगठन इसका विरोध तो कर रहे हैं कि बिल में संशोधन किया जाए, या बिल को जिस तरह पास किया जा रहा है उसको पास नहीं किया जाए। और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हाईटेक तरीका निकाल लिया है कि अब इस हाईटेक तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं करना है, आपको अपनी बात रखनी है। वो एक QR कोड, इस QR कोड के जरिए आप अपनी बात JCP तक पहुंचाएंगे। जितनी मस्जिदें हैं लखनऊ में, मदरसे हैं, वहां पर ये QR कोड बाहर लगाया जा रहा है, जिससे तमाम मुस्लिम लोग अपनी बात JCP तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर वो विरोध दर्ज क्यों कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात भी करते हैं, जो मुस्लिम लोग हमारे साथों से बात भी कर लेते हैं कि आखिर इस बिल का जो विरोध आप लोग कर रहे हैं, हाईटेक तरीका अपना लिया और बिल का विरोध जो जारी है। जाकिर नायक भी कह रहे हैं कि आप लोग की जमीनें हड़प ली जाएंगी, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम तो ये देखते हैं कि ये सरकार जो है, इसकी मंशा ठीक नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के पास वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि जितने भी धर्म हैं उन सब के पास है। लेकिन बिल हमेशा हमने ये देखा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाया जा रहा, और ये बिल नहीं है
बल्कि ये मुसलमानों के वक्फ की ज़मीनों पर सरकारी हमला है और कब्जा करने की पूरी तैयारी है। करने की वजह, अहम वजह क्या है? वजह यह है कि अगर ये बिल पास होता है तो हमारी जो ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान है, खानकाहें हैं, मदारिस है, मसाजिद है, जैसे हमारे दादा की ज़मीन थी, उन्होंने ये लिख के दिया कि हमने ये मस्जिद वक्फ कर दी, ये ज़मीन वक्फ कर दी, ये मस्जिद के नाम है। अगर ये कानून आता है तो इस वक्फ की ज़मीन पर जो है सरकार कब्जा कर लेगी, उसको अपने नियंत्रण में ले लेगी और फिर इसको तोड़ सकती है, बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो हमें इसकी हिफाजत करनी है, इसलिए हम इस बिल के ख़िलाफ़ में खड़े हैं और अपनी आवाज़ को रख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप इसके ख़िलाफ़ शांति तरीके से इस QR कोड के ज़रिए से अपने विरोध को दर्ज करें। QR कोड के जरिए से अपना बिल का जो विरोध है जता रहे हैं। आपका नाम क्या है और क्या विरोध जता रहे हैं आप लोग QR कोड के जरिए? मेरा नाम परवेज़ है। ये गवर्नमेंट जो वक्फ की संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए जो बिल ला रही है, इसकी हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं, क्योंकि इस बिल के ज़रिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर ये एक सरकार जो है आगे चल के ये पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लेगी। ये हमें बिल का विरोध जो है, अतीक जरा इनसे पूछिएगा कि उस संशोधन में क्या प्रावधान है, किसी को जानकारी है? बिल्कुल, जो संशोधन में प्रावधान क्या हालांकि रखे गए हैं, इसकी जानकारी आप लोग को है कि किस तरह का विरोध जो किया जा रहा है? नहीं, देखिए हमको तो इस पर भरोसा ही नहीं है ना। अगर संशोधन भी अगर करते हैं, कोई बदलाव कर दे इस कानून में, हमें इस गवर्नमेंट पर किसी भी तरह से कोई भरोसा एतबार नहीं है कि अभी कुछ कहेगी, बाद में कुछ कहेगी। हम किस तरीके से एतबार करेंगे? सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है ना, सरकार के कानून बनाए पे। ये कह रहे हैं कि हमें इस संशोधन पर ही भरोसा नहीं है, लेकिन प्रावधान क्या ये इनको नहीं मालूम। अंकुर और अतीक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं वजाहत कासमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब अभी प्रावधान के बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन विरोध का झंडा उठा लिया। हाँ, दरअसल मैंने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसको पढ़ा है और कई मीटिंगें कर चुका हूं, और परसों भी हमारी जुमेरात को एक बड़ी मीटिंग है, बड़े लोग उसमें आ रहे हैं। हमने कोशिश ये की थी समाज के लोग बैठ करके ये बताएं कि इसमें ऐसी क्या खामी है जिससे हम सरकार से बात कर सकें या वो खुद भी सरकार से बात कर सकें। ये बिल्कुल मैं जी पर बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि 99% से भी ज्यादा वो लोग हैं जिनको वक्फ अमेंडमेंट के बारे में पता ही नहीं कि बिल किस तरह का है, ना उसको पढ़ा गया है, ना उसको देखा गया है और ना उसको सुना गया है। असली मन की बात जो अभी आप अंकुर त्यागी ये कौन तभी भाई लखनऊ से दिखा रहे थे, असल बात वो है कि हमें भरोसा ही नहीं है सरकार पर। बात खत्म हो गई। बिल आए ना आए, बिल फायदे में आए कि नुकसान पे आए। और आपने ये देखा होगा कि ये हर मोड़ पर है। जो ग्रुप सरकार के खिलाफ मुस्लिम्स में एक्टिव है, वो ओवैसी साहब हो, मदनी साहब हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो हमेशा मुसलमानों में सरकार के खिलाफ ऊपर रहे हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो जिसी भी। जबकि मैं आपके टीवी के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट जो किया गया है, बिल में जो संशोधन किया गया है, इसकी सिफारिश सच्चर कमेटी ने की थी। और सच्चर कमेटी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शोर मचाता रहा कि उसकी सिफारिशात को लागू किया जाए। जमीयत शोर मचाती रही कि उसकी सिफारिशात को लागू किया जाए। और आज की जो आपकी मैंने 10 मुख्य खबरें देखी है, उसमें मगरमच्छ और भेड़िए का जिक्र आया है। तो ये चंद मगरमच्छ जाकिर नायक जैसे भेड़िए अब जो है देश विदेश में बैठकर ये बातें देश के खिलाफ कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ कर रहे हैं। मैं कहता हूं आपत्ति हो सकती है, मैं कहता हूं आपको राय का इख्तलाफ हो सकता है, मैं कहता हूं हो सकता है कोई कमी हो, लेकिन कमी का तरीका ये नहीं है कि आप उसको जंगी पैमाने पर सरकार के खिलाफ जंग लड़े। अपनी दानिश कुरैशी फिर ऐसे नैरेटिव को क्यों फैलाने की कोशिश की जा रही है कि साहब इस संशोधन से संपत्ति छीन ली जाएगी? कहां प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति को सरकार छीन रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि शायद वो आज तक ये गुलामी इन्होंने अंग्रेजों की है, इसलिए इनको तो ज्यादा पता नहीं है। इनको यही समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में लोगों के तंत्र का मतलब क्या निकल के आता है। लोकतंत्र में देखिए, आज ये मैटर पहुंची है जेसीबी में, ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों पहुंची है? क्योंकि पार्लियामेंट में विरोध हुआ है, इसलिए। इसका मतलब निकल के ये आता है कि लोकतंत्र में होना ये चाहिए था कि पहले हम लोगों के पास जाते, लोगों की बात सुनते,
लोगों से सजेशन लेते। लेकिन ये सरकार, चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, जीएसटी का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, पहले तो वो ये कहते हैं कि भाई हाँ बहुत ये हो गया, वो हो गया, वाह हो गई, और उसके बाद उस पर फिर स्टेप बैक भी करते हैं। तो ये चीजों के लिए जाने जाती है। तो लोकतंत्र का सबसे पहला हनन ये है। देखिए, लोकतंत्र में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मुझे एक बात बताइएगा दानिश कुरैशी जी, आपने कहा कि बेहतर होता कि पहले लोगों से राय ली जाती, उसके बाद इसमें संशोधन किया जाता। तो 1995 और 2013 में जो संशोधन किया गया, उस वक्त लोगों की राय ली गई थी क्या? सुनिए, बिल्कुल, लेकिन लोगों ने नहीं, मैंने आपसे सीधे टू दी पॉइंट सवाल पूछा। अगर इसके पहले 1995 और 2013 में संशोधन हुआ, उस वक्त आपको और ज्यादा असीमित शक्तियां दे दी गई, लोगों से पूछा गया था? लोगों से पूछा गया था? अरे सुनिए, असमित जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने घर का मालिक खुद हूं, उसमें मेरी चित भी मेरी, पट भी मेरी। ऐसे दानिश भाई, चित भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, मैं आपको जवाब तो सुन लीजिए। जवाब नहीं सुनेंगे? देखिए, मुझे ये बताइए कि मुखालिफत की बात अगर आती है तो 2013 में या 9 में संशोधन की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस संशोधन में किसी ने मुखालिफत की? इसका मतलब ये था कि लोगों का रिव्यू लिया गया। इसलिए मुखालिफत नहीं की क्योंकि आपको असीमित शक्तियां दी जा रही थी। अरे इसलिए मुखालिफत नहीं हुई। शक्तियों की है ही नहीं बात। मुझे मेरी मिल्कियत की है, आपकी है नहीं। मैं आपके स्टूडियो पे कब्जा करने निकलूंगा क्या? आपकी मालिकी है तो मेरी तो है नहीं वो। तो जो मेरा है वो। अब देखिए, मामला जेपीसी में चल रहा है। मैं गुलाम सरवर साहब आपके पास भी आ रहा हूं। मामला जेपीसी में चल रहा है और एएसआई कह रही है कि साहब, हमारे 120 से ज्यादा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों पर अवैध रूप से वक्फ ने दावा ठोक दिया है। आगरा में फतेहपुर सिकरी, जौनपुर में अटाला मस्जिद को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। अब यह बताइए कि ये कहां तक सही है, गुलाम सरवर साहब? वो तो वक्फ बोर्ड समझे और एएसआई दोनों सरकार का ही पार्ट है। पहले तो मुसलमानों को ये समझना होगा कि वक्फ बोर्ड दरअसल सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है। ये कोई मुसलमान इसमें पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद है तो इसी टीवी पर आज फैसला कीजिए, मैं बेघर हूँ और मेरे पास न दिल्ली में घर है न गांव में घर है, वक्फ बोर्ड की कहाँ पर ज़मीन है बताइए, मैं घर बनवाता हूँ एक। अगर आज़ाद ही है तो गुलाम सरवर को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन जो है वो चलाया जा रहा। जितनी सरकारें जब आई, जिसकी आई, उसने अपने हिसाब से चलाया, उसने अपना आदमी बैठाया। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो अमानतुल्लाह खान उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के विधायक हैं। वही लूट सकते हैं, वही किसी को बांट सकते हैं, वही बेच सकते हैं, वही किराया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो और उनके सीईओ। तो सीईओ भी सरकार के हैं, हमारे तो है नहीं, और अमानतुल्लाह भी सरकार के हैं, वो भी हमारे नहीं है। मेंबर भी जो ये चुनते हैं वो भी अपने चेलों को ही रखते हैं। कोई बाहर से आम चलते फिरते मुसलमानों को या किसी ऐसे लोगों को जिसका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो, बताइए। जैसे मैं हूं, मेरे हजारों वीडियोज हैं। मैं कांग्रेस के भी खिलाफ, आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, सपा के भी खिलाफ, मौका बमौका सबके खिलाफ बोलता भी रहता हूं और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट में भी बोलता हूं। अगर कुछ अच्छा लगता है तो मुझे जरा बना के दिखा दें तो मैं समझूं कि मुसलमानों की संपत्ति है। ये गलत फहमी जो मुसलमान पाल रहे हैं कि ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है। पूरे भारत की भूमि सरकार की होती है। सरकार जहां चाहे मेट्रो लाए। मेरा निजी मकान जो मेरे दादा परदादा का है वो भी अगर सरकार चाहे तो एक्वायर कर सकती है। ये कानून है भारत में। और हजारों बार ऐसा हुआ है, सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, रेलवे के लाइन को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर। मोहम्मद फैज खान साहब, अगर गुलाम सरवर कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो इसकी जांच भी करा सकती है, सरकार चाहे तो जमीन भी ले सकती है। अब वक्फ बोर्ड का काम क्या है साहब, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य जिससे लोगों का भला हो। तो फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि साहब इसमें संशोधन आने से वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति सरकार कब्जा लेगी? अरे ऐसे कैसे कब्जा लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रत्युष भाई टू द पॉइंट बात करते हैं। जो लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया हुआ है उनके पेट में दर्द हो रहा है।
जिसका किराया 1 लाख 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, काबिज होकर केवल 1,000 2,000 किराया दे रहे हैं वक्फ की संपत्ति का, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो महिलाओं का विरोध करते हैं और नहीं चाहते कि महिलाएं भी वक्फ बोर्ड में शामिल हों। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो नहीं चाहते कि जिले का कलेक्टर फैसला करे। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति जिसे ज्ञान ही नहीं है, क्षमा चाहूंगा, जिनका आप अभी इंटरव्यू ले रहे थे, जिन्होंने मसौदे को पढ़ा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति फैसला ले। लोग चाहते हैं कलेक्टर फैसला ना ले। ऐसे लोगों के पेट में दर्द है। पेट में दर्द उन लोगों के हैं जो चाहते हैं कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई वक्फ बोर्ड पे ना रहे। यद्यपि जब राम मंदिर का फैसला आया तो जस्टिस अब्दुल नजीर उसमें थे, के मोहम्मद उसमें थे। तो यदि कोई सनातनी भाई इसमें आता है तो इसका स्वागत करना चाहिए। ये लोग, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जाकिर नालायक का समर्थन करते हैं। बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में, माफी चाहूंगा, कुरान शरीफ की आयतें पूछ पूछ कर लोगों की हत्या की गई। जिसने आयत बताई उसे छोड़ दिया गया, जो नहीं बता पाया उसकी हत्या कर दी गई। जब उस हत्यारे से पूछा गया तो उसने आदर्श बताया जाकिर नालायक। बांग्लादेश के रेस्टोरेंट में यह हुआ है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जाकिर नालायक उसका आदर्श था जिसने यह हत्या की। तो इसी तरीके से सीए एनआरसी के समय भी हुआ। जी मसौदा क्या है नहीं पता, अभी भी वक्फ बोर्ड को लेकर मसौदा क्या है नहीं पता, लेकिन विरोध करना है क्योंकि जाकिर नालायक ने बोला है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है, जो खुद कभी पाकिस्तान की मांग करते रहे, एक बड़ा हिस्सा इस देश का ले चुके हैं।